This conference will now be recorded. अद्य गुरुवासरः अथवा बृहस्पतिवासरः मार्गशीर्ष शुद्ध तृतीया दिनांक 17 दिसंबर 2020 माधव निदान संप्राप्ति। शंखं चक्रं जलतां ददतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगतवनप्रौढदावाग्निलीनं प्रौढदावाग्निलीनं ब्रह्मणो हि समारब्धामाप्तेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोद्दिशः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् सप्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। असत्यांच संप्राप्तौ पूर्वरूपादिप्रतीतस्यापि व्याधेः चिकित्सोपयोगिनो अंशांशविकल्पना बलकालादेः अप्रतीतेः चिकित्साविशेषो न स्यात्। तर्हि यदि संप्राप्तिः न उक्ता स्यात् तर्हि यदि पूर्वरूपादिभिः व्याधिः प्रतीतः अपि तथापि तस्य चिकित्सा उपयोगिनः ये अंशाः बलकाल विशेषादयः तेषाम् अलाभात् तत्र चिकित्सा विशेषः कर्तुं न शक्यः इति। तर्हि चिकित्सार्थं तावत् सम्प्राप्तिः अवश्यमेव ज्ञातव्या इति मधुकोशटीकाकारस्य अभिप्रायः। किन्तु इदानीं तावत् निदानविषयः प्रचलति। रोगज्ञानार्थं सम्प्राप्तिः आवश्यकी इत्येतद्विषये तेन न किञ्चिदपि उक्तं तत्र। अतः तमेव विषयं पुरस्कृत्य अद्य व्याख्यानं करिष्यामि। निदाने सम्प्राप्तेः कीदृशं महत्त्वम् एतत् ज्ञातुम् अद्य व्याख्यानं सम्पन्नं भवेत् इति मे मतिः। तो चिकित्सा के दृष्टि से संप्राप्ति का क्या महत्व है ये इन्होंने बताने की कोशिश की है मधुकोष्ठिकाकार ने। लेकिन अभी जो विषय चल रहा है वो निदान की दृष्टि से संप्राप्ति का महत्व क्या है, संप्राप्ति व्याधि ज्ञानोपाय कैसे है, इसके बारे में है। तो इसके बारे में जिक्र होना जरूरी है, तो उसी पे मैं बात करना चाहता हूँ। अभी स्थिति ऐसी है कि संप्राप्ति यानी कि क्या केवल व्याधि जन्म संप्राप्ति है या यथा दुष्टेन दोषेण यथाक्षान विसक्ता निर्वृत्तिरामस्य ये संप्राप्ति है। आगे चलकर इसी के बारे में जिक्र किया गया है, लेकिन टीकाकार ने केवल व्याधि जन्म को संप्राप्ति इस प्रकार के मानकर उसके बारे में बहस इस प्रकार की है। तो जैसे कि मैंने कहा कि व्याधि जन्म हुआ इसलिए व्याधि का ज्ञान हुआ, ये कैसी अजीब स्थिति है, उससे क्या ज्यादा फर्क पड़ता है। तो उसी के बारे में मैंने
विवरण करने की कोशिश की थी कि दोषाधिकार और बाध्याधिकार ये अलग-अलग इस प्रकार के हैं और पूर्व रूपावस्था तक दोषाधिकार रहता है। रूपावस्था के बाद जब रूप व्यक्त होते हैं तो बीच में व्याधि जन्म हो जाता है और रोग के कारण स्वरूप लक्षण इस प्रकार के व्यक्त होते हैं। तो ये व्याध्यधिकार शुरू होता है और फिर दोषाधिकार से काम नहीं चलता। हमें व्याधि को समझकर उसके आधार से चिकित्सा करनी है। तो पूर्व रूपावस्था में भी व्याधि के आधार पर चिकित्सा हो सकती है और उसमें भी एक सामान्य पूर्व रूप और विशिष्ट पूर्व रूप इस प्रकार के बताए गए हैं। तो दोष विशेषण अनधिष्ठिता ये जो बात बताई गई है ये सामान्य पूर्व रूप के हैसियत से है और विशिष्ट पूर्व रूप भी उन्होंने बताई है। आगे पूर्व रूप प्रकरण में इसके बारे में सूत्र आएंगे। लेकिन ये बात ऐसी है कि एक बीच वाली अवस्था है, ट्रांजिशनल फेज है। कारणों से लेकर दोष प्रकोप उनका संचय प्रकोप संचय प्रकोप प्रसर और स्थान संशय ये अवस्थाएं और फिर व्याधि जन्म फिर रूप और फिर उसके आगे जो भेद ये लक्षण अवस्था बताई गई है सुश्रुताचार्य यानी व्यक्ति और भेद। तो व्यक्ति ये रूप का निदर्शक है और फिर उसके बाद में भेद ये रोग की जीर्णावस्था वगैरह को लेकर चल सकते हैं। तो इस श्रृंखला में व्याधि जन्म होना एक अहम चीज इस प्रकार की है और इसीलिए आयुर्वेद इतना सीधा साधा नहीं रहा, इतना सिंपल नहीं रहा कि केवल दोषों के आधार पर अगर निदान और चिकित्सा हो जाती तो इतने सारे रोग बताने की आवश्यकता नहीं रहती और उसके सभी अवस्थाएं उसके प्रकार उसका साध्य साध्यत्व वगैरह ये सब बताने की आवश्यकता नहीं रहती। तो ये आरंभवाद है कि कार्य कारण से अलग है। दोष कार्य है और व्याधि उस दोष कारण है और व्याधि उसका कार्य है। लेकिन व्याधि ये अलग ही बन गया दोषों से। केवल दोषों के विचारों से व्याधि में हम कार्य नहीं कर सकते हैं, चाहे उसके प्रकारों के बारे में जानना हो, चाहे उसकी अवस्थाओं के बारे में जानना हो, साध्य साध्यत्व के बारे में जानना हो। तो सभी के लिए व्याधि को ही समझ लेना जरूरी है। और इसीलिए व्याधि एक अहम चीज इस प्रकार की हो जाए। अभी फिलहाल मॉडर्न मेडिसिन में सिंड्रोम नाम की एक कल्पना आती है कि कुछ लक्षण समुच्चय दिखने लगता है, जैसे कि डेंगू का हो, स्वाइन फ्लू का हो या अभी कोविड-19 का हो वगैरह वगैरह इस प्रकार। और फिर उसके बारे में जिक्र होता है कि इसको नई एंटिटी पकड़कर चलना है या नहीं चलना है इस प्रकार से। अब अगर उसके सभी भावों के बारे में जानकारी मिलती है और वो एस्टेब्लिश हो जाता है कि ये इस बीमार का ये नाम रखेंगे इस प्रकार से। तो फिर उसको ट्रीट कैसे करने का इसके बारे में बहस होती है। एड्स जब पहली बार वैद्यों को मालूम हुआ तो उसके में बारे में भी काफी बहस हुई थी। HIV पॉजिटिव होना ये एक बात थी और जब तक एड्स निर्माण नहीं होता, HIV पॉजिटिव है फिर भी डॉर्मेंट है। तो लक्षण कोई नहीं रहते थे और इस अवस्था में क्या करें इसके बारे में काफी बहस थी। बाद में जब एड्स के लक्षण दिखाई देने लगते हैं तो ये राज्य जैसे है, हमें राज्य के जरिए ट्रीट करना चाहिए। फिर भी ये संक्रामक रोग है, एक आदमी से दूसरे आदमी तक जाता है या हस्बैंड वाइफ वगैरह इस प्रकार से सेक्सुअल ट्रांसफर होता है वगैरह वगैरह बातें सामने आई। और फिर AKT देने से भी लाभ नहीं होता है। एक बार राजयक्ष्मा जैसे सदृश लक्षण हो गया, TB हो गया तो ये बचती नहीं है वगैरह वगैरह बातें सामने आई।
तो कहने का तात्पर्य है कि टीबी से ये एड्स अलग है, ये समझ लेना बहुत जरूरी है। केवल टीबी है या बेसिकली एड्स है और उसके लक्षण के रूप में टीबी है। उसी प्रकार से केवल कामला है या उसके पीछे कोई कैंसर है, चाहे लिवर का कैंसर हो, चाहे पैंक्रियाटिक का कैंसर हो, चाहे गॉल ब्लैडर का कैंसर हो, और उसके जरिए ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, उसके लिए कामला हो गई, रुद्रवत कामला जैसे लक्षण दिख रहे हैं, लेकिन पाल्पेशन में लिवर साइज बढ़ गई ये दिखाई देता है, और सोनोग्राफी सिटी स्कैन वगैरह करवाएंगे तो उसमें लीजन स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो ये कैंसर है, चाहे गॉल ब्लैडर का हो, चाहे बाई का हो, चाहे लिवर का हो, चाहे पैंक्रियास का हो, लेकिन ये कैंसर है, ये निदान होना जरूरी है। कामला उसका सिर्फ एक लक्षण है, और कामला को ट्रीट करने के लिए मूल रोग की चिकित्सा होनी जरूरी है। वो जो ट्यूमर के जरिए ऑब्स्ट्रक्शन बना है उसको दूर करेंगे तो ही कामला ठीक होगी, नहीं तो हम केवल कफ का आवरण है ऐसा लेकर अगर चलेंगे और ठीक नहीं हुआ तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि लक्षण तो दिख रहे हैं रुद्धवत कामला के, मैं रुद्धवत का कामला की भली भांति चिकित्सा कर रहा हूँ और फिर भी ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, ये क्यों हो रहा है ये पता ही नहीं चलेगा। तो रोग का निदान होना बहुत जरूरी इस प्रकार का है। और रोग का निदान होना यही एक अहम चीज है। तो केवल व्याधि जन्म हुआ इसलिए भी ये व्याधि के ज्ञान का कारण हो गया, ये भी एक अहम चीज है, और जिसका ज्यादा जिक्र नहीं किया गया, लेकिन ये मत काफी पुराने काल से प्रचलित में। असा व्याधी होणार आहे किंवा झाला आहे त्याची एक सामायिक रेषा आहे का काही? पूर्वरूप आणि रूपाची माझी अवस्था म्हणजे साधा सर्दी खोकला आहे, पण साधा सर्दी खोकलाच आहे आणि तो श्वासापर्यंत जाणार नाही किंवा आयच्या वगैरे त्याला मधली रेषा जेव्हा पथ्या पथ्य केले अमुक केली तर येऊ शकते पुन्हा करतो तर पुन्हा ती सीमारेषा बदलत जाते ना. ते जे होतं तर सीमारेषेला असं एक ठराविक असं काही असणार आहे का? हाँ, कालावधि खूब छोटा असतो, ये पूर्वरूप और रूप के बीच में जो कालावधि है वो बहुत ही छोटा रहता है, कुछ घंटे भी रह सकता है। कि सुबह मुझे ऐसा लगा कि बुखार आने वाला है और 2 घंटे में बुखार आ गया, ऐसा भी हो सकता है, और महीना 2 महीने ऐसे भी चले गए कि प्रतीक्षा है श्वास हो गया इस प्रकार से। तो ये बताना काफी मुश्किल है लक्षण किस रोग के हैं, इनके ऊपर ध्यान देना जरूरी है। केवल प्रतीक्षा के लक्षण है या अविश्वास ये लक्षण हो गया, तो श्वास जैसे लक्षण दिखाई दे तो समझ लेना है कि हाँ उसका उपद्रव अभी हो गया इस प्रकार से। तो ये काफी मुश्किल इस प्रकार की चीज होती म्हणजे है। दोषांना आटोक्यात ठेवणं म्हणजे फक्त पुन्हा आहार विहार ह्याच्याकडेच येतं ना. हो, दोषांचं काय आहे? आणि एकदा व्याधी जन्म झाला की त्याच्यातून पूर्णपणे बाहेर येण्याचं लक्षण असंही पुन्हा एक क्वेश्चन मार्क नहीं, कुछ व्याधियों के बारे में लक्षण दिया है ना, दिए है ना कि व्याधि ठीक हो गया, ये कैसे समझे इसके बारे में। देहो लघुर विभगत क्लम मोह पाप वगैरह जो ज्वर के मुक्ति के लक्षण बताए गए हैं, अतिसार के मुक्ति के लक्षण बताए गए। तो कुछ कुछ रोगों में इस प्रकार से बताए गए, नहीं तो संप्राप्ति का पूरा विमोड़ हो गया, सभी लक्षण चले गए, ऐसा कहेंगे तो भी व्याधि मुक्त हो गया इस प्रकार से मान लेंगे। लेकिन फिर भी दोष तो हमारे साथ पूरे जन्म तक रहने ही वाले हैं। नित्यम सन्निहिता आरी इस प्रकार में है, नित्य सन्निहित शत्रु है दोष। तो उनको भली भांति उनका पालन करना है, और उनकी साम्यावस्था जो है वो वैसी ही रहे उसके बारे में प्रयास करते रहना चाहिए। तो ये ऐसा नहीं है मैं कुछ भी नहीं करूंगा फिर भी मैं स्वस्थ रहूंगा, ये भी बात नहीं।
तुम्हें स्वस्थ रहने के लिए जो चीजें टालनी है वो टालनी है, और जो करनी है वो करनी है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं न्यूट्रल रहूंगा, मैं कुछ भी नहीं करूंगा और फिर मुझे रोग नहीं होंगे। कुछ चीजें न करने से भी रोग होंगे, कुछ चीजें करने से भी रोग होंगे। तो जिनको टालना है उनको टालना है, उनको जिनको सेवन करना है अभ्यंग वगैरह इस प्रकार का उनको सेवन करना है। वो नहीं करेंगे तो भी फिर से ये दिक्कत हो जाती है कि रोग की निर्मिति हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि जब रोग निर्माण हो जाता है तो ये समझ लेना बहुत जरूरी है कि हाँ अभी रोगाधिकार शुरू हो गए तो बरत मांगना है। तो अभी रोग का अधिकार शुरू हो गया है तो रोग के हिसाब से चिकित्सा करनी है। ये रही बात केवल व्याधि जन्म संप्राप्ति इसके बारे में कि हम अगर एक पर्टिकुलर निदान कर पाते हैं कि ये व्याधि है तो हमारे लिए एक आसान होता है कि ठीक है उसके कारण ढूंढो, उसके प्रकार को देखो, उसकी अवस्थाओं को देखो और फिर उसके आधार पर चिकित्सा करो। हमें और कहीं जाने की दूसरी कोई चेष्टा करने की जरूरत इस प्रकार की नहीं है। लेकिन वाग्भटाचार्य ने यथा दुष्टेन दोषेण यथा चानुविसर्पिता निर्वृतिरामय ये संप्राप्ति के बारे में बता दिया। तो केवल व्याधि जन्म हुआ इसको महत्व नहीं है, दोष किस प्रकार से दुष्ट हुआ पे गया और उसने व्याधि का निर्माण कैसे किया, ये तीनों चीजों के बारे में सोचना जरूरी। स एव कुपितो दोषः समुत्थान विशेषता स्थानांतराणि च प्राप्य विकारांत। वही कुपित दोष समुत्थान विशेषता। अभी समुत्थान विशेषता का दो जगह अन्वय ले सकते हैं। समुत्थान विशेषता से एव कुपित दोष कि कारण विशेष से समुत्थान यानी कि कारण विशेष से वही कुपित दोष। अब कारण अगर अलग है तो दोष वही है लेकिन अंशांश विकल्पना बदल गई। रूक्ष गुण से हुआ वात प्रकोप, शीत गुण से हुआ वात प्रकोप, लघु गुण से हुआ वात प्रकोप, ये अलग अलग है। तो दोष मला असं विचारायचंय की सुरुवातीला शीतगुणाने स्वाद प्रकोप होत असतो त्यावेळेला तो शीतगुणी आहे आणि उष्णताही आहे, अशी दोन्ही म्हणजे थंडीमध्ये त्रास होतो असं जर असेल तर संप्राप्तीमध्ये म्हणजे एक वेळीच जाईल? नहीं, दोनों को साथ में लेकर चलेगी संप्राप्ति, शीत और रूक्ष। किम आहारेण प्रकुपिता वायु किम विहारेण वगैरह वगैरह इस प्रकार के चरक ने बताया है। और सुश्रुत में इसके बारे में ज्यादा बहस की है। कि एक से वायु बढ़ा है, दो से बढ़े, तीन से बढ़ा है, चार से बढ़ा है वगैरह। और संसर्ग के बारे में उन्होंने ये बात की है, पिता क्रुद्धं क्रुद्धो दोषोनुधावत्। संसर्ग को पिता क्रुद्धं क्रुद्धो दोषोनुधावत्। एक ही भाव समस्तैर्वा द्वाभ्याम त्रिभिः समस्तैर्वा एके नापि वा पुनः, इस प्रकार का है। दो तीन समस्त और एक ऐसे सभी भावों से संसर्ग को पिता क्रुद्धं क्रुद्धो दोषोनुधावत्। संसर्ग में क्रुद्ध दोष का अनुगमन इस प्रकार का करता है। तो किन कारणों से ये उत्पन्न हुआ है और समुत्थान विशेष केवल शीत गुण है, केवल वृक्ष गुण है, केवल लघु गुण है या केवल और कुछ गुण है इस प्रकार से, या दो साथ में है, तीन साथ में है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और इसमें एक ही कारण के बारे में जिक्र कर रहे हैं, जब अनेक कारण होंगे तो उसके बारे में कैसे सोचे, ये भी अलग चीज है। पानी पूरी खा ली और उसके बाद में आइसक्रीम खाया, अरे बहुत तीखा लगा तो अभी कुछ मीठा चाहिए इस प्रकार से।
तो पानी पूरी के बारे में कैसे सोचेंगे? तली हुई चीज है, ये एक हुआ, विदाई है उसका परिणाम। फिर जो मिर्च है उसमें ज्यादा इस प्रकार की, वो उष्ण तीक्ष्ण इस प्रकार की, कठोर रसात्मक इस प्रकार की है। फिर ये पानी में खट्टापन इस प्रकार का। तो इन सभी से क्या परिणाम होते हैं? उष्ण तीक्ष्ण और कटु रस, इन दोनों से तो पित्त बढ़ने वाला है, ये आसान है समझ में। लेकिन पानी भी प्रमाण ज्यादा है उसमें, तो ये द्रव गुणात्मक भी ज्यादा रहेगा इस प्रकार से। और फिर उसके ऊपर आइसक्रीम खा लिया, वो तो मधुर मधुर शीत इस प्रकार का है। ये शीत पित्त को कुछ हद तक कम करता है, लेकिन कफ को बढ़ावा देता है, ये भी चीज है। तो अभी रिजल्टेंट क्या होगा? पानी पूरी खा के या भेलपुरी खा के या वड़ा पाव या फिर ये भी कुछ पाव भाजी वगैरह इस प्रकार के खा के कोल्ड ड्रिंक्स ऊपर ले लिया, या फिर उसके साथ में कोल्ड ड्रिंक्स ले लिया, फिर उसके बाद आइसक्रीम ले लिया वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो अंशांश विकल्पना गुणों की जो होगी वो अजीब होगी। और विरुद्ध गुण संयोग है भूय से अल्पम लीजिए, ये भी एक सूत्र है। विरुद्ध गुणों का संयोग हो जाए तो जो भूयस है वो अल्प को जीत लेता है। लेकिन सभी जगह ऐसा ही होगा ऐसा भी नहीं है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन बन के कुछ और ही हो जाए, ये भी पॉसिबल है। स्निग्ध और वृक्ष के बारे में मैंने जिक्र किया था कि वायु प्रवृत्तो नित्यतम बल असंदुदत्य तथा दहिताशनस्य, ये जो संप्राप्ति प्रवाहिका की बताई गई। तो प्रवृद्ध वायु संचित कफ को नीचे लेके आता है, पक्वाशय में अपने सामने लेके आता है। अब यहाँ एक द्वंद्व होता है रूक्ष और स्निग्ध का। कफ स्निग्ध है और रूक्ष वात रूक्ष है, और उनके इंटरैक्शन से एक पिच्छलत्व स्थानत्व निर्माण होता है, और इसलिए वो कफ वहां पे चिपक जाता है। अब उसको निकालना काफी मुश्किल इस प्रकार का होगा। तो अगर वात प्राधान्य है तो स्नेह चिकित्सा देनी है, और कफ प्राधान्य है तो रूक्षण इस प्रकार का करना है। तभी ये स्थानत्व उसका कम होगा, और फिर उसके आधार पर उसकी चिकित्सा बनेगी। फिर भी अगर वेदना ज्यादा है तो समझ लेना है कि वात का प्रकोप ज्यादा है। कफ का प्रमाण या सकफ मल का प्रमाण ज्यादा है तो समझ लेना है कि कफ का इसके बारे में सोचना ज्यादा जरूरी इस प्रकार का। तो और ये सभी, अग्नि कैसा है, बल कैसा है, उम्र क्या है वगैरह वगैरह, इस सब भी बैकग्राउंड पे सोचना। नहीं सर्वाणि अपथ्यानि तुल्यानि, सर्व अपत्य तुल्य नहीं है इस प्रकार के, अलग अलग है इसमें। नहीं सर्वाणि शरीराणि व्याधि क्षमाणि, सर्व शरीर जो है व्याधि क्षम है, इस प्रकार की भी बात। तो इसमें दो हिस्से रहते हैं कि किस प्रकार का हेतु सेवन हुआ है, उसके अंशांश विकल्पना क्या है, और किस प्रकार के व्यक्ति में हुआ है, उसका शारीरिक बल, मानसिक बल, ऋतु कौन सा है उसका, उसकी उम्र क्या है वगैरह वगैरह, अग्निबल कैसा है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के अपथ्य सेवन का किस प्रकार का नतीजा निकल आया, ये सोचना। और फिर उस अंशांश विकल्पना को विपरीत कैसे करेंगे इसके बारे में सोचना। तो अभी कैंसर इतनी बड़े पैमाने पर निर्माण होने लगा पिछले 40-50 वर्षों में, और एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिसके रिश्ते में किसी को कैंसर नहीं। अब किसी से भी पूछ लीजिए, कोई ना कोई रिश्तेदार कैंसर का
हो गया ही है, ऐसी इस प्रकार की स्थिति। अब ऐसी स्थिति में इतने बड़े पैमाने पर अगर कैंसर निर्माण हो रहा है तो कुछ ना कुछ कॉमन कारण होना जरूरी है। ऐसा नहीं होगा कि ये कोई खास कारण हो। पहले तो ये सोचते थे कि एडिक्शन ये सबसे अहम कारण है, तंबाकू सिगरेट ये तो दिखाई देते थे इस प्रकार से। लेकिन अभी इतने सारे मरीज आ रहे हैं कि जहाँ तंबाकू का कुछ भी संबंध नहीं है। कहीं भी बाहर खाना पीना है तो एक बाद में बीच में एक बात चले कि जंक फूड फास्ट फूड ये कारण है कैंसर। लेकिन अभी वो भी क्रॉस कर दिया लोगों ने, और वो भी कारण नहीं है, कुछ भी कारण नहीं है वैसे दिखने में। कहीं होटलिंग नहीं किया, बाहर का खाना नहीं खाया वगैरह वगैरह इस प्रकार से। घर का ही खाना रोटी सब्जी दाल वगैरह ऐसे ही खा रहे हैं, तली हुई चीजें वगैरह ऐसे खूब खा रहे हैं, ऐसी भी स्थिति नहीं है, फिर भी कैंसर है। और 1-2 बरस के बच्चों को भी कैंसर है, वहां तो क्या है किसी उनके बारे में सोचे। तो समुत्थान विशेष क्या है, कारण विशेष क्या है, ये ढूंढना बहुत जरूरी है। फिर लोग उतर आए हैं पेस्टिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स पर। हाँ ये अननेचुरल है, ये साक्षात जहर है, विषय है, तो ये कैंसर का कारण हो सकता है। अब समझने की बात ये है कि अगर ये कैंसर का कारण है केमिकल पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स, तो उसके लिए केमोथेरेपी क्यों? निर्विष करने वाली कोई चिकित्सा देनी चाहिए थी एलोपैथी में। लेकिन ऐसा है कहीं कि डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल प्रिंसिपल करके एक्सेप्ट कर लिया चिकित्सा में इस प्रकार से, जहां जिसका कारण से कोई ताल्लुक नहीं है, संबंध ही नहीं है कारण से। कारण अगर केमिकल है तो कम से कम चिकित्सा तो केमिकल नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन उसका भी विचार नहीं है उसमें कुछ। और कैंसर सेल को नष्ट करेंगे तो ट्यूमर साइज कम हो जाएगा, मार्कर कम हो जाएंगे, तो लोगों को फंसा सकेंगे। हाँ ठीक है, देखो तुम्हारा कैंसर ठीक हो रहा है, अभी रेमिशन में हो गया इस प्रकार का, अब तुम ठीक हो वगैरह वगैरह। ना कोई परहेज का ठिकाना है, ना कोई उसके बारे में सजग करना इस प्रकार का है। और अभी देखो कितना अच्छा माहौल है, तुम्हारा ट्यूमर चला गया इस प्रकार से। इस प्रकार से लोगों में एक भ्रांति निर्माण करना। और फिर जब ये फिर से हो जाता है तो बताते हैं क्या करेंगे मालूम नहीं है, इस प्रकार का होता रहता है, अभी फिर से ये केमोथेरेपी करो, फिर से रेडिएशन करो, इस प्रकार से। और इस चक्कर में सभी मानव जाति का नुकसान इस प्रकार का हो रहा है। तो वास्तव क्या है? अगर केमोथेरेपी और रेडिएशन ये कैंसर के लिए कारण भी है, ये तो ये भी लोग मानते हैं कि ये भी केमिकल्स है, ये भी शरीर की हानि पहुंचाने वाले हैं और नॉर्मल सेल्स को मार देते हैं। और वो मान देने से इम्यूनिटी कम होती है, इम्यूनिटी कम होने से फिर से कैंसर बढ़ता है, ये एलोपैथी भी मानती है। लेकिन फिर भी एक तो फार्मेसी का दबाव है कि नहीं और कुछ है ही नहीं हमारे पास, यही करते रहो इस प्रकार से। और तात्कालिक उपशम कुछ लोगों में तो मिलता है, तो इस प्रकार से क्योंकि ट्यूमर साइज कम हो जाता है, मार्कर्स कम हो जाते हैं, लक्षण चले जाते हैं इस प्रकार से। तो उसके आधार पर ये लोगों को फंसाते रहते हैं, हाँ देखो ये कारण है, ये या ये इस प्रकार के लक्षण है, ये इस प्रकार की बीमारी है, ये केमोथेरेपी करो, रेडिएशन करो, बस ट्यूमर चला जाएगा इस प्रकार से। तो ये भी सच्चा नहीं है कि केवल केमोथेरेपी ये पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स ये भी सही कारण है, एक ही कारण है ऐसा भी नहीं। तो उसके पीछे कारण क्या है? सुभाष पालेकर ने जो प्रयोग किया था, दो आइडेंटिकल प्लॉट्स ले लिए, एक में देसी बीज और पारंपरिक पद्धति से खेती करते रहे, दूसरे प्लॉट में भी उन्होंने पहले देसी बीज बोया और केमिकल पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का प्रयोग किया, कुछ फायदा नहीं हुआ। दोनों का उत्पादन एक जैसा ही इस प्रकार का रहा। इसमें ज्यादा नुकसान है फिर केमिकल खेती करने में। बट जब उन्होंने उसमें
हाइब्रिडाइज बीज डाला तो तुरंत परिणाम निकल आने लगा, उसका उत्पादन बढ़ने लगा उस खेती का, और 14 बरस तक उत्पादन बढ़ता ही रहा। उसमें खर्च भी बढ़ते रहे, लेकिन ये इस बात को लोगों ने अनदेखा कर दिया कि खर्च भी बढ़ रहा है और उत्पादन भी बढ़ रहा है, और जमीन का पूरा सत्यानाश हो रहा है, पानी का सत्यानाश हो रहा है, वायु का सत्यानाश है, पर्यावरण का पूरा नाश हो रहा है, बीमारियां बढ़ रही है सभी में, मानव जाति में भी बढ़ रही है, पशुओं में भी बढ़ रही है, वृक्षों में भी बढ़ रही है, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। लेकिन हाँ, दिखाई ऐसा देता है कि देसी बीज के हिसाब में इसमें उत्पादन ज्यादा इस प्रकार का है। तो उन्होंने जीरो बजट फार्मिंग की कल्पना लाई कि खर्चा नहीं, कुछ भी खर्चा नहीं, केवल आपके श्रम चाहिए बस। और देसी बीज एक सस्टेनेबल है, हजारों बरस खेती चली आ रही है, और ये देसी बीज का ही परिणाम इस प्रकार का रहा। तो बाद में ऐसा पता चला कि हाइब्रिडाइजेशन करते समय ये जीन से खिलवाड़ कर रहे हैं, ताकि जो अनाज उत्पन्न हो जाए वो निर्बीज हो जाए, वो बोने से आगे कुछ नहीं होगा। और ये फिर एक शुक्र दृष्टि करने वाला हेतु है। जानबूझकर शुक्र दृष्टि इस प्रकार की जाती है, फिर निर्बीज हो जाए, इनफर्टाइल हो जाए। तो ऐसा खाने से हमारे शरीर में क्या होगा? शुक्र की विकृति इस प्रकार की अगर हो जाएगी और उसके जरिए ये कैंसर विविध प्रकार का फैल रहा है, और उसके बारे में कोई जिक्र ही नहीं है, इस कारण के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा कि इस प्रकार का कारण है इसके पीछे। जब ये बात मेरे ध्यान में पहले आई, तो मैंने शुक्र शोधन गण का प्रयोग करने के बारे में सोचा कि ठीक है, हमें इसके उत्तर चाहिए, वो कैसे ढूंढेंगे, ग्रंथों से कैसे ढूंढेंगे? केमिकल्स है, अभी उनके दुष्परिणाम कम करने के लिए क्या करे, ये दूसरी विषादी आगत वगैरह या बिरवादी मिट्टी का इसका प्रयोग शुरू करे, ये हमने एक सोच लिया। लेकिन उसके भी सबसे अहम बात थी कि शुक्र शोधन गण का प्रयोग कैंसर मरीज में शुरू करना, ये सबसे अहम बात थी। तो उसमें फिर किस द्रव्य का प्रयोग करना है, उस शीट का इस्तेमाल करना है, समुद्र फेन का करना है या कटफल का करना है वगैरह, ये अलग चीज इस प्रकार की। उसमें भी मैंने दोषों के आधार पर उसके बारे में सोचा, और फिर उसका प्रयोग मैं करता रहा हूँ। लेकिन इस कारण को ध्यान में रखते हुए कि ये हाइब्रिडाइजेशन ये मेन कल्प्रिट है, तो संक्षेपतः क्रिया योग निदान परिवर्जन, पहले क्या करना चाहिए? हाइब्रिडाइजेशन बंद कर देना चाहिए। फिर ये केमिकल पेस्टिसाइड्स वगैरह देने की जरूरत ही नहीं रही, तो देसी बीज होने चाहिए। तो उसके लिए जिक्र करो, अभी संयोग से ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिलने लगे हैं, तो पहला काम यही रहेगा कि नर्सरी बढ़ाओ। सभी प्रकार के देसी सीड्स फिर से अवेलेबल करो। ये पुराने जमाने में लोग एक्सचेंज करते रहते थे, एक ही एक प्रकार हम लेते रहते हैं, तो फिर फसल अच्छी नहीं होती। तो एक किसान दूसरे किसान को वो जो बो रहा है वो देगा, वो किसान उसको ये बो रहा है वो दे देगा। फसल आने के बाद पहला काम जो है वो अच्छे बीज निकाल कर उसको संग्रहित करके रखना है, सुरक्षित रखना है। ये कणगी करके बोलते हैं। उसके गोमय का लेप देख के फिर उसको पूरे बरस के लिए रख देते हैं, अगले बरस में उसको बो देंगे इस प्रकार से। तो ये पारंपरिक खेती की पद्धति थी, उसको पुनर्जीवित करना पड़ेगा। और जब संक्षेपतः क्रियाएं वो निदान परिवर्जन ये कारण काल से जाएंगे, तो अपने आप कैंसर की स्थिति सुधरती जाएगी, और इतने बड़े पैमाने पर रोगी निर्माण हो रहे हैं, इसमें रुकावट आएगी, और धीरे धीरे समाज स्वस्थ क्रांति पर मुड़ेगा। और केवल मानवीय समाज के लिए नहीं, ये
मिट्टी के लिए, पानी के लिए, पर्यावरण के लिए, सभी के लिए फायदेमंद इस प्रकार का। तो मूल रूप से फिर से वहां तक जाना है, लोगों को इसके बारे में अवगत कराना है, लोगों को इसके लिए प्रोत्साहन देना है कि देसी सीड्स पर उतर आओ और उन्हीं की खेती आरंभ करो। तो इसमें गलतफहमियां फैलाने वाली भी बहुत है। वो बताते रहेंगे कि ये फायदेमंद नहीं होगा, इससे बहुत कम उत्पादन होता है, पूरी मानव जाति के लिए ये पर्याप्त नहीं है, वगैरह वगैरह। इस प्रकार से आपको बहकावे में ले जाने के लिए बहुत सारे लोग तैयार है इसके बारे में। और इतना सारा विदेशी चलन हम इसके लिए खर्च कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत के लिए इसके लिए प्रयास करने इस प्रकार के चाहिए कि हमारा बीज हमारे ही पास, हमारी ही गाय और कुछ खर्चा ही नहीं है, पेस्टिसाइड्स का नहीं, बीज का खर्चा नहीं, केमिकल फर्टिलाइजर्स का नहीं, अच्छा दूध मिलेगा। उसके जरिए, जर्सी गाय के दूध के जरिए कैंसर, ऑटिज्म, डायबिटीज टाइप 1 ये निर्माण हो रहेगी, उसको भी रोक लगेगी इस प्रकार। तो आमूलाग्र परिवर्तन होना जरूरी है अभी के अवस्था में। और इसीलिए मैं वो जिक्र कर रहा हूँ कोकण में खेती करने का। ये काफी मुश्किल मामला है यहाँ से मैनेज करना इस प्रकार से, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि देसी बीज को लेकर, देसी गायों को लेकर किस प्रकार से खेती हो सकती है, सस्टेनेबल हो सकती है, फायदेमंद हो सकती है। ये किसान नहीं कर पाता है क्योंकि वो उसी पर निर्भर है, लेकिन उनके सामने ठोस सबूत इस प्रकार का, सुभाष पालेकर ने इसके लिए बहुत अच्छा काम किया, इसके कोई संदेह इस प्रकार का नहीं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि यथा दुष्टेन दोषेण, ये दोषों की दृष्टि किस प्रकार से हुई। अगर ये कारण हमारे ग्रंथों में है ही नहीं कि उस समय ये प्रचलन भी था ही नहीं, हाइब्रिडाइजेशन इस प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन जिसमें जेनेटिक चेंजेस किए गए हैं और निर्मित कर दिया गया। नेचुरल भी इस प्रकार से म्यूटेशंस होते हैं, अपने आप होते हैं, लेकिन वो निसर्ग के हानि करने वाले नहीं होते। ऐसा कहा जाता है कि जो हापुस आंबा, ये जो है आम्र है, अल्फांसो, वो एक नेचुरल म्यूटेशन है। और इसकी खोज हुई कोकण में, एक शिरगांव नाम का एक देहात है हमारे यहाँ से नजदीक है, वहां उस प्रकार का पहला पेड़ निर्माण हुआ जो रायगढ़ आंबा से इस प्रकार का हापुस आंबा बन गया। और फिर उसी के जरिए जो भी अभी के आम्र के वृक्ष है वो कटिंग करके ही बनते हैं। ये हापुस आंबा को हम बोएंगे तो भी उससे हापुस आंबा नहीं आता, वो रायगढ़ आंबा ही आता है। तो पुरानी वैरायटी है वही आती है। तो ये कलम जो बोलते हैं उसी के द्वारा, ग्राफ्टिंग के द्वारा ही अभी पूरे आम्र का प्रचलन हो गया। ब्रिटिश पोर्तुगीज लोगों ने पहले ढूंढ लिया ऐसा कहना है, या उन्होंने उनको उसको गोवा में बढ़ावा दिया और फिर कोकण में भी उसका प्रचलन काफी इस प्रकार से हो गया। तो ये नेचुरल म्यूटेशन है और ये काफी अच्छा है, उसमें कोई संदेह इस प्रकार का नहीं है, और काफी पुराना होगा ये, जो कि ग्रंथों में उसके बारे में गुणधर्म है, जिक्र है इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि ये जो सीड कंपनियों ने जो चाल खेली है कि उनके पास किसान को आना पड़ेगा, बीज किसान के हाथ में नहीं रहेगा, ये सबसे बड़ी धूर्त चाल इस प्रकार की थी। और इस प्रकार का अगर बीज बोया जाए तो आपको कंपल्सरीली पेस्टिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना, क्योंकि उस पौधे में अपनी ताकत है ही नहीं। और ये फिर बड़ी आसानी से, बड़ी जल्दी
शिकार बन जाता है बाकी जो है इन्फेक्शंस के। और पेस्टिसाइड्स के जरिए नेचुरल उसके जो शत्रु थे वो भी चले गए। एक उदाहरण मैंने सुना था ऐसे सेंद्रीय नैसर्गिक खेती के बारे में कर रहे थे और मावा करके जो रोग है वो बहुत बड़े पैमाने पर उसका प्रचार प्रसार हो गया। और फिर जो मजदूर थे वो तो बड़े संत्रस्त हो गए कि अब ये बचने वाला नहीं है फसल, ये फसल बचेगी नहीं। तो जब बताया गया तो बोले ठीक है सुबह जाकर देखते हैं। तो सुबह बहुत सारे छोटे छोटे पंछी आए थे और उन्होंने वो मावा खाना शुरू कर दिया। वो मावा इतने पैमाने पर था कि वो 3 दिन कंटिन्यूअस वो खा रहे थे पक्षी। और बड़े पैमाने पर पक्षी आ गए। कहाँ से आए कैसे आए कुछ पता नहीं चला। लेकिन फसल बच गई। तो पेस्टिसाइड्स के जरिए ये नैसर्गिक शत्रु जो है वो भी चले गए, ये दूसरा इसमें अहम इस प्रकार का एक कारण है। तो जब तक हम मूल तक जाएंगे ही नहीं, कैंसर का मूल किसमें है, जड़ किसमें है, तो ये हाइब्रिडाइजेशन में है। और हाइब्रिडाइजेशन के बारे में कोई बोलता नहीं। लोग ज्यादातर बोलते हैं केमिकल पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स, जो भी बोलने वाले हैं वो, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन के बारे में कोई बोलता नहीं। तो अगर मूल रूप से इसको सुधारना है तो इसमें परिवर्तन आएगा। और ये केवल कैंसर का कारण भी नहीं है, ये हार्मोनल इम्बैलेंसेस जो हो रहे हैं और उसके मरीज काफी मात्रा में बढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में भी यही एक कारण है। हाइब्रिडाइजेशन वगैरह जो मूल द्रव्य इस प्रकार के नहीं रहे, उसमें परिवर्तन इस प्रकार का आ गया। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स बढ़ रहे हैं। तो ये सभी के कारण वास्तव में इस प्रकार से हमारे अनैसर्गिक रहन सहन में है। हम निसर्ग से दूर जा रहे हैं, खास करके पिछले 40-50 वर्षों में जो भी वैज्ञानिक तरक्की इस प्रकार की हो गई, ऐसा मानते हैं, रिवोल्यूशन हो गई इस प्रकार से, उसके जरिए सभी पुराने तरीके बदल ही दिए गए। और हजारों बरस हम पुराने तरीकों के वजह से अच्छी तरह से जी रहे हैं, उन सभी में इतना परिवर्तन आ गया कि अब लोग समझेंगे ही नहीं कि ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, इतने बड़े पैमाने पर अस्वास्थ्य क्यों बढ़ रहा है विविध प्रकार से। तो यथा दुष्टेन दोषेण ये काफी अहम इस प्रकार की चीज है। तो किन प्रकार के कारण हो रहे हैं, किस प्रकार के कारण हो रहे हैं और उसके जरिए क्या क्या मुसीबतें आ रही है, इनका सभी स्तर पर विचार करना जरूरी है। अभी ये मूल रहा, हाइब्रिडाइजेशन ये सबका मूल इस प्रकार का रहा। फिर उसमें प्रिजर्वेटिव टेक्निक्स वगैरह वगैरह भी आगे चली आई। फिर रेफ्रिजरेशन का रोल है, फिर माइक्रोवेव का रोल है आगे चलकर। और फिर ये जंक फूड, फास्ट फूड, रेडी टू ईट आइटम्स वगैरह वगैरह इस प्रकार के आ गए। दूसरी जगह प्रदूषण बढ़ता रहा, शहरीकरण बढ़ता रहा इस प्रकार का, और फिर उससे भी पर्यावरण की हानि होती गई। अब कोविड-19 की सिचुएशन में जब ये लॉकडाउन हुआ तो प्रदूषण काफी मात्रा में कम हुआ। और ये भी एक अहम चीज है कि गंगा काफी हद तक शुद्ध हो गई इस प्रकार से, लेकर हिमालय दिखता नहीं था वो दिखने लगा वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो ये जो सब चल रहा है, ये हमें भली भांति देखना है, ये सभी कारण है अभी के अस्वास्थ्य के। जब तक हम उस पर उतर नहीं आते, और मेरा भी इसमें कर्तव्य है ये नहीं मानते, तब तक कुछ होगा नहीं। दूसरे कुछ लोग करते रहेंगे तो करते रहेंगे, तो हमें क्या लेना देना है, जब सुधार आएगा तो हम उसका फायदा लेंगे। ऐसे करने से बात नहीं बनेगी।
तो इसलिए मैं वैद्यों में जिक्र करता रहा कि ऑर्गेनिक कम से कम ले लो, नहीं तो उस नैसर्गिक ही ले लो, देसी बीज का ही ले लो, देसी गाय का ही दूध पियो। ये वैद्यों में तो कम से कम शुरू होना चाहिए, उनकी कुटुंब में, परिवार में शुरू होना चाहिए, और फिर वो बाकी लोगों को बता सकेंगे हाँ ऐसा ऐसा करना है वगैरह ऐसा करना। हम खुद ही नहीं करेंगे, हम लोगों को क्या जिक्र करेंगे इसके बारे में। तो एक जानकारी होना ये एक अहम चीज है। और जानकारी के बाद उस तरीके से बर्ताव करना, उसको प्रैक्टिस में लाना, ये दूसरी बात। तो संप्राप्ति का निदान के हैसियत से बहुत बड़ा महत्व है। और खास करके अभी के जमाने में जो कारणों में काफी परिवर्तन आ गया है, जिनके बारे में कोई भी जिक्र ग्रंथ में नहीं है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये आधुनिक विज्ञान की तरक्की का नतीजा इस प्रकार का है। तो हम ऐसा नहीं कह सकेंगे कि मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ अपने ग्रंथ पढ़ने हैं, बस उसी के आधार पर सब हो जाएगा। ये नहीं हो सकता। नहीं तो कालानुरूप संहिता की आवश्यकता नहीं रहती थी इस अवस्था में। कालानुरूप संहिता के बारे में बताया गया है, तो ये मतलब उसका ये है कि इस प्रकार से कालानुरूप संहिताओं का निर्माण जरूरी है, क्योंकि बीच में कारण बदल जाए। ग्लोबलाइजेशन ये भी एक अभी कारण है। यहाँ से भारत के सभी लोग ये सोयाबीन और ये राइस ब्रान और ओट्स वगैरह वगैरह सब लेने लगे हैं। कहाँ था ये प्रचलन इसका? भारत में ही साउथ के लोग ब्रेड खाने लगे तो गेहूं का इस्तेमाल शुरू हो गया। तो कारण बदल गए, जो पारंपरिक रीति से आहार था वो झट से बदल रहा है, पूरे विश्व भर में बदल रहा है, और चीजें आसानी से उपलब्ध हो रही। अभी आप देखेंगे किसी भी गली को, आपको गली में आपको फूड पार्लर्स या फूड के दुकान दो तीन तो दिखाई देंगे, कम से कम। किसी भी गली में, छोटी गली में भी आप देखो, या फिर जो जनरल स्टोर्स वगैरह जो है उसमें ये सब कुरकुरे वगैरह से लेकर बहुत सारे पैक्ड मटेरियल इजीली अवेलेबल है, और बहुत सस्ते दाम पे, 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, इस प्रकार से दाम पे है। तो ये क्यों हो रहा है? इसका भी मूल कारण स्त्रियों की मुक्ति, फिर उनका बाहर निकलना, घर से बाहर निकलना, पैसे कमाना, और फिर हाथ में पैसे आने के बाद हम ये नहीं कर पा रहे हैं तो बाजार से लेंगे, इस प्रकार की प्रवृत्ति बढ़ गई। इस प्रकार से घर में नहीं करना है, करने 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 के लिए फुर्सत ही नहीं है, इस प्रकार बर्थडे पार्टीज हो रही है वगैरह वगैरह, इस प्रकार से ये सब जो प्रचलन में आया, वो क्यों आया? हाँ, इसमें एक लॉजिक है, इसमें एक मार्केटिंग का टेक्निक है। इसको कैसे मुनाफा मिलने वाला है, इस प्रकार का कुछ लॉजिक है उसके पीछे, और हम समझ नहीं रहे हैं। पुराने जमाने में आमदनी कम होती थी, फिर भी लोग पैसे बचा सकते। अब बहुत सारा पैसा कमाते हुए भी बचत नहीं हो पाती, सेविंग नहीं हो पाता। या ऐसी स्थिति क्यों? और सेहत तो बिगड़ी गई। और कुछ पता ही नहीं चलता। ब्लड प्रेशर हो गया, ठीक है, ब्लड प्रेशर की गोली शुरू करो तो आप ठीक रहोगे। ये कहाँ की स्थिति है? तो इस प्रकार से केवल एलोपैथी के औषधों के जरिए मेंटेन करना, ये स्वास्थ्य है क्या? ये स्वास्थ्य है ही नहीं वास्तव में। तो अभी हम भी सभी निद्रिस्त हैं, बाकी समाज के बारे में छोड़ दो, सभी जो डॉक्टर्स वगैरह है वो भी निद्रिस्त हैं, कुछ भी सोच नहीं रहे हैं ये क्या चल रहा है और क्या कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आप इसमें से आयुर्वेद समझ क्या पाएंगे नहीं पाएंगे मुझे मालूम नहीं, लेकिन जीने की राह तो समझ पाए। कि हमें क्या करना है, क्यों करना है, उसके क्या फायदा इस प्रकार का रहेगा।
ये बात सही है कि इसमें काफी बंधन आ जाते हैं। हम कहीं भी कैसे भी खाना नहीं खा सकेंगे इस प्रकार से। और शारीरिक मानसिक बल अग्निबल इतना अच्छा होगा कि एक आध दफा कभी खा लिया तो उससे नुकसान नहीं होना चाहिए, उससे आरोग्य बिगड़ नहीं जाना चाहिए। ये भी हमारी जिम्मेदारी इस प्रकार की रहेगी। लेकिन तच्च नित्यं प्रयुज्यते स्वास्थ्यं येनानुवर्तते अगाधानां विकाराणां अनुत्पत्तिकरं च, ये एक अहम सूत्र है कि जिससे स्वास्थ्य बना रहे और कोई नई बीमारियां उत्पन्न न हो, उसी का सेवन हमें करना है। और ये जानने के लिए अभी फिलहाल क्या चल रहा है ये देखना बहुत जरूरी इस प्रकार का है। अभी चाइना में काफी प्रयोग अलग अलग तरीके से इस प्रकार से हो रहे हैं कि टिश्यू कल्चर करके माउस को निर्माण करना, ये एक प्रयोग चल रहा है। अभी मैंने एक फिलहाल वीडियो देखा व्हाट्सएप पे कि दूध का थोड़ा सा अंश लेकर उससे कृत्रिम दूध बना जाए, और उनका कहना है ये सबसे अच्छा है, इसमें साइड इफेक्ट्स वगैरह कुछ नहीं है, हेल्दी है और गाय की जरूरत ही नहीं है। गाय का थोड़ा सा दूध ले लिया और कल्चर जैसे बना के उसके आधार पर दूध बनाते रहते हैं, बस बाकी कुछ नहीं करने का, उसी के आधार पर दूध बनता रहेगा और टेस्ट में वैसा ही लगता है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। ये कहाँ जा रहे हैं? अगर हमें इसके बारे में पता ही नहीं चलेगा कि इस प्रकार सा कुछ प्रयास चल रहा है तो आगे क्या होगा, हमारा आने वाली पीढ़ी का क्या होगा? और कुछ कारणों का पता ही नहीं चलेगा कि क्यों हो रही है इस प्रकार की बीमारियां। तो यही समय है हमें जाग जाने का। अभी भी काफी देर हो चुकी है, फिर भी एक चाइनीज वर्ड है, इट इज नेवर लेट। एक जब या सगळ्यात मध्ये मला शंका अशी आहे जातावेळी कंपेअर म्हणून की ज्या वेळेला नवीन नवीन रोगांची एंटिटी येत असते तर त्यावेळेचा नेमका विचार संप्राप्तीबद्दल कसा होत असेल असा पहिला जर असं आपण संप्राप्तीबद्दल विचार केला आणि असं नवीन जेव्हा तुमच्या ह्याच्याप्रमाणे शुक्राच्या ट्रेनवर असं काहीतरी निर्माण होत असावे असं असेलही कदाचित, तर त्याची उत्तरं शोधताना आयुर्वेद कसं विचार करेल? कोणताचा विचार करू? आयुर्वेद कसं विचार करेल? तेच सांगितलं की एवढं मी त्याच्यासाठी नाही हे सगळं तुम्ही सांगितलं, पण नवीन रोगाची निर्माणच का होतात? हे अनैसर्गिक जीवनशैलीशीच संबंधित जास्त। हम जो फॉर्म भरवा लेते हैं, सुबह कितने बजे उठते हैं से लेकर क्या क्या खाते पीते हैं वगैरह के बारे में सोचते हैं। मला विचारायचं तर निसर्गात असे काय चेंजेस होतात की ज्याच्यामुळे नवीन सृष्टी निर्माण होते एक प्रकारची नवीन बदल होतात त्याच्यामध्ये, अनैसर्गिकता येते सगळी। इन सभी के बारे में सोचना बहुत जरूरी इस प्रकार का है, और सिर्फ सोचने से बात नहीं बनी। अब ये हमारे द्वार पे पहुंच गया है, बहुत सारी बीमारियां हमारे द्वार पे खड़ी है, और थोड़ा ही मौका मिलके हम मिलेगा तो हमारे घर में घुस जाएगी, उसमें कोई संदेह नहीं। और कुछ लोगों के घर पे घुस भी गई है, तो अगर उनको रोकना है तो हमें इन सभी के बारे में जिक्र करना है कि नहीं, इन सभी चीजों को मैं टालूंगा इस प्रकार से, और नैसर्गिक जीवन शैली का अवलंब करने की कोशिश इस प्रकार का करूंगा। देसी बीज का ही प्रयोग करूंगा, देसी दूध का देसी गाय का दूध ही ले लूंगा वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और जब ये होगा तो समाज में परिवर्तन आने लगेगा, और इसमें देश की भी उन्नति है, आत्मनिर्भर भारत के लिए भी ये अच्छा है। तो यथा दुष्टेन दोषेण, जब तक हम मूल कारण तक पहुंचेंगे नहीं तब तक ये मुश्किल होगा। तो मूल कारणों तक पहुंचना ये बहुत जरूरी इस प्रकार का है।
और फिर दोष कहाँ से कहाँ गए, यथा चानु विसर्पता। किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ, किसी को ब्रेन ट्यूमर हुआ, किसी को लंग कैंसर हुआ, किसी का और कुछ कैंसर, क्यों? वही कैंसर क्यों हुआ, ये भी एक अहम चीज है। तो उसके लिए जो भी कारण चाहिए, जो भी परिस्थिति चाहिए, वो हर एक आदमी के, हर एक व्यक्ति की अलग अलग इस प्रकार। तो कौन सा रोग निर्माण होने वाला है, ये एक चीज है, और उसमें कौन सा प्रकार निर्माण होने वाला है, ये अलग चीज इस प्रकार की रहेगी। तो अभी ये रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी करना पड़ेगा कि किसको ब्रेस्ट कैंसर हुआ, किसको लंग कैंसर हुआ, वगैरह वगैरह, ये सब देखेंगे, और उसके कारण क्या हो सकते हैं, इसके बारे में सोचना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। और जब तक हम इतनी गहराई में जाकर नहीं सोचेंगे, तब तक उसको रिवर्ट कैसे करना है ये मालूम नहीं पड़ेगा। एक जो उदाहरण मैं देता आ रहा हूँ कि अम्ल पित्त पहले और उसके बाद में शीत पित्त या कोठ वगैरह इस प्रकार का, और अम्ल पित्त की संप्राप्ति का भंग नहीं है, कारण वैसे ही चल रहे हैं, सिर्फ एंटासिड ले रहे हैं, और उल्टी होती थी और पित्त निकल जाता था तो ठीक होता था। वो मार्ग अवरुद्ध हो गया, बंद हो गया उस एंटासिड की वजह से, और फिर पित्त ने शाखाओं में आश्रय लिया और ये कोठ शुरुआत हुई, शीत पित्त की शुरुआत हुई। जब तक ये पता नहीं चलता कि इस प्रकार का संप्राप्ति, इस प्रकार की संप्राप्ति वहां पे हो रही है, और इसके जरिए परिवर्तन इस प्रकार का आ रहा है, तो हमें एंटासिड्स के बारे में सोचना पड़ेगा, हमें अम्लपित्त के बारे में सोचना पड़ेगा, ऐसा है। और यही सिलसिला ब्लड प्रेशर के बारे में हो सकता है, डायबिटीज के बारे में हो सकता है, अभी सब अन्य सभी रोगों के बारे में हो सकता है, कि दवा किस प्रकार से काम कर रही है, शरीर में स्थिति किस प्रकार की है, संप्राप्ति किस प्रकार की है, मिसमैच है टोटली। संप्राप्ति के बारे में कोई सोच ही नहीं है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, और उसको रिवर्ट करने के लिए क्या करना है, एलोपैथी में सोच ही नहीं है अभी। ये सिम्टम्स है, ये पैथोलॉजिकल पिक्चर है, ये रेडियोलॉजिकल पिक्चर है, बस उसको नॉर्मल करने के लिए दवाई दे दो, बाकी मत सोचो, आगे पीछे क्या है उसके मत सोचो। तो ये जितना ऐसा ही चलता रहेगा, तो हर रोग में, जो ग्रंथों में निर्दिष्ट रोग है, उन हर रोगों में, और ये नए उभर आ रहे हैं, उनके बारे में किस प्रकार से दोष दृष्टि होती है, किस प्रकार से उनका प्रचार प्रसार इस प्रकार का होता है, किस प्रकार से रोग की निर्मिति होती है, रोग के नाम से ये जो है, ये रोग की निर्मिति किस प्रकार से होती है, इन सभी बातों को ध्यान में रखेंगे तो निदान में हमें कुछ पता इसके बारे में चलेगा। तो ठीक है, आज यहीं पे रुकते हैं, कल आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तां च सुष्ठुः प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनं वैद्यवर्गो हि नूनं विरम्यते व्याख्यानव्याख्या। पुनरपि मिलिष्यामः। एक लेक्चर तपासणी फॉर्मच्या विवेचनासाठी घ्या आता. येस सर, मिस्टेक वन. ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सोचेंगे। विरम्यते व्याख्यानव्यापारात् श्वः पुनरपि मिलिष्यामः.